हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद तिवारी मेकजोन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपनी क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। क्या नाम है? समास। आप अगर समास नहीं जानते होंगे तो एकदम बेफिक्र हो जाइए। आपको इतने आसान तरीके से बताएंगे समास को पहचानना कि आप शायद सोचे भी नहीं होंगे। बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताएंगे हर समास के लिए। समास, इसके पहले हम लोग संधि पढ़े हैं। समास संधि के बाद इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो समास होता है इसमें क्या होता है कि जो हमारा शब्द होता है उसका हमको सामासिक विग्रह करना रहता है। तो हम लोग अगर संधि पढ़े रहते हैं तो उससे क्या होता है कि कोई शब्द है तो उसका हम लोग सामासिक विग्रह कर देते हैं, जिससे हमको आसानी होती है। बाकी अगर आपको सामासिक विग्रह करना नहीं आता तो हम आपको अभी बता रहे हैं, तुरंत आ जाएगा सामासिक विग्रह। कोई शब्द दिया है उसका कैसे करें। तो पहले हम लोग चर्चा करते हैं समास पढ़ने से पहले कि समास होता क्या है। समास जो होता है, समास का अर्थ ही होता है संक्षेप। क्या अर्थ होता है? संक्षेप। अच्छा, जैसे मैंने कह दिया हमारे पास राजपुत्र, राजपुत्र है, एक शब्द है राजपुत्र। ये क्या है? सामासिक शब्द है या समस्त पद है। क्या होता है अभी आपको बताते हैं। तो इसका जब हम लोग समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाता है? राजा का पुत्र। राजपुत्र तो छोटा शब्द है, यहां पर राजा का पुत्र बड़ा शब्द हो गया। तो समास संक्षेप कैसे हुआ? राजपुत्र समस्त पद या सामासिक पद है, इसका हम लोग समास विग्रह करते हैं। तो राजा का पुत्र, राजपुत्र राजा का पुत्र, तो ये तो बड़ा हो गया। तो समास का मतलब जब हम लोग समास करेंगे तो संक्षेप में होना चाहिए। तो संक्षेप में हो कहाँ रहा है? तो मैं आपको बताता हूं कैसे होगा संक्षेप में। पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। समास होता क्या है? जब मैंने आपको संधि पढ़ाया था पहले वीडियो में, तो मैंने आपको वहां पर संधि और समास दोनों में अंतर बताया था। संधि जो होती है वो दो वर्णों का मेल होती है, जबकि जो समास होता है हमारा, ये क्या होता है? दो शब्दों का मेल होता है। तो समास क्या होता है कि दो या दो से अधिक, यानी दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। परिभाषा तो बहुत आसानी से हो गई, लेकिन इसमें जो दो शब्द हैं, पहला नवीन और दूसरा सार्थक, जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाएंगे तो उनसे जो शब्द बन रहा है वो नया होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमारा जो मन हो उसको उठा के मिला दें। ऐसे शब्दों को मिलाना है जिनसे सार्थक शब्द बने। सार्थक शब्द का मतलब समझ रहे हैं? जिनका कोई अर्थ निकले, ऐसा शब्द। ये नहीं कि हम मिला दिए आलू घास, जो मन हो मिला दिए। ऐसा शब्द होना चाहिए कि उसका हमको अर्थ निकले, अर्थ पता हो। जो समास होता है, यही बात कर लेते हैं। समास में दो पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद।
मैं आपको पूर्व पद उत्तर पद इनका काम ही नहीं पड़ेगा, लेकिन अब चूंकि समास पढ़ रहे हैं तो समास पढ़ रहे हैं तो आप जानिए कि होता क्या है। बाकी मैं आपको बिना इसके भी समझाऊंगा, सारी चीजों से समझाऊंगा, आप देखिए। अच्छा, अब बात ये आती है कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है। जैसे अभी हमने एक शब्द लिखा था, सामासिक शब्द राजपुत्र, समास विग्रह कर दिया था राजा का पुत्र। तो इसमें भैया पूर्व का मतलब क्या होता है, जो पहले का हो। पूर्व का मतलब पहले का, जो पहले का पद होता है उसको हम लोग पूर्व पद कहते हैं। तो इसमें जो राजा है ये क्या है, पूर्व पद है। और उत्तर मतलब क्या होता है, बाद का। तो पुत्र जो है ये बाद का पद है, तो इसलिए जो पुत्र है ये क्या हो जाएगा, उत्तर पद हो जाएगा। पूर्व पद मतलब पहले का पद और उत्तर पद मतलब बाद का पद। अब बात ये आती है कि सामासिक शब्द या समस्त पद क्या होते हैं। सामासिक शब्द या समस्त पद, समस्त पद क्या होते हैं। समस्त पद समास के नियमों से, जो भी नियम है समास के नियमों से निर्मित शब्द, इसी को हम लोग समस्त पद को ही सामासिक शब्द और समस्त पद दोनों बोलते हैं। समस्त पद समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाते हैं। इसी में फिर एक और बात आती है, क्या, समास विग्रह। उदाहरण से अभी आपको समझाता हूं। इसी में बात आती है समास विग्रह क्या होता है। तो सामासिक, जो सामासिक शब्द होते हैं या सामासिक समस्त पद या सामासिक शब्द, तो जो सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने वाला पद समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, मैंने अभी दिया था थोड़ी देर पहले, राजपुत्र, क्या समास विग्रह किया था, राजा का पुत्र। तो जो ये राजपुत्र लिखा है ये क्या है, हमारा समस्त पद या सामासिक शब्द, और राजा का पुत्र जो है ये समास विग्रह है। अब बात ये आती है भैया, परिभाषा तो हम लोग जान लिए, समस्त पद और समास विग्रह किसको कहते हैं, लेकिन अब बात ये आती है कि हम लोग समास विग्रह करते ही कहे हैं। ये बात आती है कि हम लोग समास विग्रह आखिर क्यों करते हैं। तो समास विग्रह हम लोग इसलिए करते हैं कि जिनसे उनके बीच जो विभक्तियां हैं या उनके बीच जो संबंध है वो स्पष्ट हो जाए, जिससे हमको समास को पहचानने में कोई दिक्कत ना हो, और साथ ही साथ ये भी पता चल सके कि उनमें से किस पद की प्रधानता है। बिना समास विग्रह किए आप ये नहीं बता सकते हैं कि इस जो समस्त पद है या सामासिक शब्द है उसमें किस पद की प्रधानता होगी। अब समास विग्रह भैया करना कैसे है। अच्छा, आप ये बताइए, एक बात तो कंफर्म है ना आपको कि जो समास होता है
उसमें दो पद होंगे, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। पूर्व पद यानी कि पहले वाला पद और उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद। अभी इसके बारे में चर्चा की। एक चीज कंफर्म है, दो पद होंगे, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। अब समास विग्रह हमको करनी है तो कैसे करें? तो कोई भी समस्त पद दिया है, आप अपनी लैंग्वेज में उसको जितनी आसानी से लिख सकते हैं, जितनी आसानी से लिख सकते हैं उतनी आसानी से आप लिख दीजिए। हो गया समास विग्रह। कैसे? अभी आपको सिखाते हैं। बढ़ते हैं पहले आगे कि समास जो होता है उसके भेद कितने होते हैं। तो जो समास होता है, समास प्राचीन समय में समास जो होता था उसके चार भेद होते थे। कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और कर्मधारय। लेकिन हमको प्राचीन समय की बातें तो करनी नहीं है, तो वर्तमान समय में जो समास होता है, समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कौन कौन से? पहला होता है अव्ययी भाव, इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे। पहला होता है अव्ययी भाव, दूसरा होता है तत्पुरुष, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है आपका द्वंद्व समास, और जो छठा होता है वो होता है आपका बहुब्रीहि समास। समास कितने? 6। कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। अब यहां से हम लोग एक एक को उठाते हैं, बहुत आसानी से आप समास को सीख पाएंगे। बस ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। बस आपको ये नहीं करना है समास विग्रह आप करिए। कैसे करिए मैं आपको बताता हूं। आपको ये भी नहीं करना है कि भैया प्रथम पद प्रधान है कि उत्तर पद प्रधान है, खोजें कैसे। सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में होती है बच्चों को कि पद कौन सा प्रधान है, कैसे जाने। कोई चिंता नहीं, आप देखिए। बस यहां से हम लोग पहला प्रकार देखते हैं। कौन सा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव शब्द देखिए क्या आ गया है, अव्यय। अच्छा, अब पहले आपको मैं किताबों की परिभाषा बता देता हूं जो बुकों में लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? ऐसा समास जिसका पूर्व पद प्रधान हो, जिसका पूर्व पद प्रधान हो, उसको हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये बुक की परिभाषा है, ये मेरी नहीं है परिभाषा। मेरी परिभाषा क्या है? मेरी परिभाषा है कि ऐसा समास जिसका पहला पद अव्यय हो। एक बात और जान लीजिए, या हम कह दें कि यह समास कुछ शब्द जैसे प्रति, यथा, अनु, आ, नी, बे, ठीक, प्रति, यथा, अनु, आ, नी, बे आदि उपसर्गों से शुरू होते हैं।
अब मैं आपको तीनों से करके दिखा दूंगा कि इससे कैसे होगा। पहला पद अव्यय होगा तो कैसे अव्यय भाव होगा, पूर्व पद प्रधान होगा तो कैसे अव्यय भाव होगा। मैं तीनों से करके दिखा देता हूं, देखिए। लेकिन आप अगर चाहिए तो यहीं से आप याद कर लीजिए कि यह समास प्रति, यथा, अनु, आ, नि, बे इस तरह के उपसर्गों से शुरू होते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, निसंदेह। अब देखिए तीसरा नियम मैंने बताया, यह समास प्रति, यथा, नि उपसर्ग से शुरू हो रहा है ना। कौन सा समास, अव्ययी भाव। अब देखिए दूसरे से मैं करके दिखा देता हूं, जिसका पहला पद अव्यय हो तो भैया अव्यय क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ना हो, या ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन या कारक का कोई प्रभाव ना पड़े। तो दिन का यहाँ अर्थ है, प्रति क्या है, उपसर्ग है। यहाँ पर शक्ति का अर्थ है, यथा क्या है, उपसर्ग है। संदेह का अर्थ है, लेकिन नी क्या है, उपसर्ग है। और मैंने आपको उपसर्ग पढ़ाया था तो एक बात बताई थी कि उपसर्ग जो होते हैं वे अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं, जिनका अपना एक अर्थ होता है। तो उपसर्ग क्या होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रति, यथा, नि क्या है, प्रथम पद अव्यय है ना, तो दूसरे से प्रूव हो गया। अगर बुक वाले पे जाए जिसका पूर्व पद प्रधान हो, तो प्रतिदिन, दिन तो एक अर्थ है ना, लेकिन प्रतिदिन यानी कि रोज, ठीक, दिन, प्रतिदिन या रोज, तो प्रति लग गया तो इसका अर्थ क्या हुआ, बदल गया। तो इसमें दिन की प्रधानता ना होकर किसकी प्रधानता है, प्रति की। शक्ति अपना विशेष अर्थ है, लेकिन यथाशक्ति शक्ति के अनुसार इसका क्या है, विशेष अर्थ है। तो यथा क्या है, यहाँ पर प्रधान है। संदेह अपना अलग अर्थ है, लेकिन निसंदेह मतलब आंख मूंद के किसी के ऊपर वैसे ही भरोसा कर लेना बिना कुछ सोचे समझे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निसंदेह, बिना संदेह किए हुए। तो नी यहाँ पर क्या है, प्रधान है। और उदाहरण जैसे होता है बेमिसाल, अनुशासन। अच्छा, कई बार पूछ कहां से लेता है कुछ क्वेश्चन, जैसे जो पुनरोक्ति शब्द होते हैं। पुनरोक्ति शब्द का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे मैं एक शब्द कह दूं, जैसे कान कह दूं तो उसके बाद फिर कान आ जाए। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो भी क्या होते हैं, अव्ययी भाव के उदाहरण होते हैं। जैसे कौन से, जैसे मैं कहूं दिनों दिन, कानों कान, हाथों हाथ। तो इस तरह के जो पुनरुक्ति शब्द होते हैं, ठीक, जैसे दिनों दिन, कानों कान, हाथों हाथ, इस तरह के शब्द भी जो होते हैं वे किसका उदाहरण होते हैं, अव्ययी भाव समास का। अब हम लोग अपना अगला प्रकार देखते हैं, कौन सा, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास बहुत ही आसान होता है, और इसी समास में मैं आपको समास विग्रह करना सिखाता हूं। कितने आसान तरीके से समास विग्रह करके आप समास को समझ पाते हैं। कौन सा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, ऐसा समास, बुक वाली परिभाषा लिख लीजिए, ऐसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है।
फिर ये मेरी परिभाषा नहीं, मेरी परिभाषा क्या है कि दोनों शब्दों के बीच, दोनों शब्दों के बीच कारक चिन्ह, जिसको आप परसर्ग भी बोलते हैं, कारक चिन्ह आते हैं। कारक चिन्ह कौन से? जैसे का, से, इस तरह से आते हैं। अब कारक से आप पूर्व परिचित हैं, कारक आपको पढ़ाया है मैंने, कारक से पूर्व परिचित है आप। अब कारक भैया होते कितने हैं हिंदी में? 8। कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग संबंध का की के रारी रे नानी ने अधिकरण में पर और संबोधन क्या हे, हो, अरे, ये कारक होते हैं आपके 8। कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये विभक्ति होती है इसकी। ने, को, से, को के लिए, से अलग, का की के, नानी ने, रारी रे, में पर, हे, हो, अरे। ठीक। तो जो तत्पुरुष समास होता है, इसमें जो कर्ता होता है, कर्ता कारक, और इसकी विभक्ति ने जो होती है, और संबोधन कारक, इन दोनों कारकों को छोड़ दिया जाए तो बाकी ये इसकी विभक्ति चिन्ह होती है। ये विभक्ति चिन्ह होती है को से। इस तरह से जो तत्पुरुष समास होता है, इसके भी 6 भेद होते हैं। कौन से? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। 6 प्रकार। अब अगर विभक्ति चिन्ह को आ गई तो कौन सा तत्पुरुष होगा? कर्म तत्पुरुष। करण की विभक्ति क्या है? से। अगर बीच में विभक्ति चिन्ह से आ गई, कौन सा तत्पुरुष? करण तत्पुरुष समास। इसी तरह से, अच्छा, करण में भी से है और अपादान में भी से है, लेकिन करण में जो से है ये साधन का बोध करवाता है, यानी कि उसके द्वारा, किसी के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा हो तो वहां पर से आएगा, तो करण तत्पुरुष। लेकिन अगर अलगाव की स्थिति हो, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो अलगाव की स्थिति में अगर से आएगा तो वहां पर अपादान तत्पुरुष। उदाहरण देखिए, जैसे राजपुत्र, पहले से परिचित है क्या? राजा का पुत्र। देखिए ये क्या है? समास विग्रह। राजा का पुत्र, बीच में कारक चिन्ह आ गया ना। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। अब जिसका उत्तर पद प्रधान हो, राजपुत्र किसको कहेंगे? राजा को कि उसके पुत्र को? राजा के पुत्र को राजपुत्र कहेंगे। तो यहाँ पर राजा प्रधान ना होकर कौन प्रधान है? पुत्र प्रधान है। कौन सा पद प्रधान? उत्तर पद प्रधान। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। अब देखिए, अगर तत्पुरुष में भी पूछे कौन सा तत्पुरुष है, कारक चिन्ह कौन सा? का। किसमें? संबंध तत्पुरुष, का की के, कारक चिन्ह का आया। तत्पुरुष कौन सा? संबंध तत्पुरुष। और उदाहरण देखिए, जैसे मैं कहूं चिड़ी मार। अब देखिए, यहां से आप सीखिए समास विग्रह। चिड़ी मार, आप कहेंगे समास विग्रह क्या होगा? मैंने बोला आपको कि समास विग्रह करने में आप जितना आसान से आसान बोल पाइए खोल दीजिए उसको, जितना आसान से आसान बोल पाइए लिख के खोल दीजिए। मैं चिड़ी कह दूं कि चिड़िया कह दूं? चिड़िया कह दिया, लिख दिया चिड़िया। मार कह दूं कि मारने वाला कह दूं? मारने वाला। तो चिड़िया को मारने वाला क्या होगा? चिड़ी मार।
बीच में विभक्ति चिन्ह आ गई को, कौन सा समास? तत्पुरुष समास। को किस कारक का है? कर्म कारक का। तो कौन सा समास हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष। इसी तरह मैं कह दूं जेब कतरा, तो क्या होगा समास विग्रह? जेब को, अच्छा कतरा कह दूं कि कतरने वाला कह दूं? कतरने वाला। तो जेब को कतरने वाला, क्या बोलेंगे उसको? जेब कतरा। बीच में देखिए विभक्ति चिन्ह आई, कौन सा समास? तत्पुरुष समास। अब जेब कतरा में जेब महत्वपूर्ण है कि कतरने वाला महत्वपूर्ण है? जेब महत्वपूर्ण है कि कतरने वाला? कतरने वाला। तो उत्तर पद प्रधान हुआ ना, कौन सा समास? तत्पुरुष समास। और उदाहरण देखिए, जैसे रोग मुक्त, अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, गंगा तट, गंगा तट, ध्यान मग्न आदि। तो समास उसके दोनों प्रकार हम लोगों ने देखे। और 4 प्रकार कौन कौन से? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।